हे एवरीवन, मैं हूँ सोफी फ्रांस से। अगर तुम्हें लगता है कि प्यार में तुम्हें सफलता नहीं मिली तो मैं वादा करती हूँ कि मेरी कहानी सुनकर तुम्हें अपनी रोमांटिक लाइफ अच्छी लगेगी। पर पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा जन्म एक अमीर खानदान में हुआ और बीच के पास हमारा घर फेरी टेल का महल लगता था। गार्डन मेज में मैं छुपन छुपाई खेलती अपनी मेड के साथ और डैड ने मुझे एक प्यारा सफेद घोड़ा लेकर दिया जिसकी सवारी मैं रोज करती थी। प्रिंसेस, तुम्हारी मुस्कान मेरा दिन बना देती है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। पर उन्होंने झूठ बोला। जब मैं 4th क्लास में थी तो उनकी कंपनी पर फाइनेंशियल फ्रॉड का इल्जाम लगा। डैड जेल तो नहीं गए पर हमने सब कुछ खो दिया। मेरा घोड़ा बिक गया और हमें छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा, एक एवरेज नेबरहुड में। उसके बाद मेरे पेरेंट्स हर रोज लड़ाई करते। जल्दी उनका तलाक हो गया। डैड हमें छोड़कर चले गए। मेरे बर्थडे पर वो कार्ड भी नहीं भेजते थे। मॉम ने अपनी नई लाइफ के साथ डेट करना शुरू कर दिया। मुझे भी सब छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा और जल्द ही मेरे काफी सारे दोस्त भी बन गए। हालांकि उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, मुझे नए गेम्स के आइडियाज नहीं आते थे, तो जैसा वो कहते वैसा मैं करती। उनमें से एक टॉम पैदाइशी लीडर था। अक्सर क्या करना है वही बताता था। एडमिरल बनता, कभी राजा और कभी मेरा पति भी। सोफी, जब हम बड़े हो जाएंगे तुम मुझसे शादी करोगी। ओके। अक्सर रात होने तक हम खेलते और फिर टॉम मुझे घर छोड़ता। वो बहुत स्वीट था, पर समय के साथ उसका बर्ताव थोड़ा अजीब होने लगा। जैसे एक हफ्ते के लिए वो अपनी दादी से मिलने गया तो मुझसे कहा कि मैं किसी और के साथ ना खेलूं। हम स्कूल में एक ही क्लास में थे और मुझे दोस्त बनाना, हंसी मजाक करना बहुत पसंद था, पर टॉम को इससे बहुत चिढ़ होती थी। सोफी, सबके साथ दोस्ती करना बंद करो, ये अनोइंग है। तुम्हारे सिवा और कोई तो अनोइंग नहीं हो रहा टॉम। मिडिल स्कूल में एक क्यूट लड़के ने मुझे वैलेंटाइंस कार्ड भेजा जिस पर लिखा था तुम मेरा दिन रोशन करती हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अगले दिन जब मैंने उसे चॉकलेट देनी चाही तो वो डर के भाग गया जैसे भूत देख लिया हो। ऑफ कोर्स ये टॉम का किया धरा था। मैं उससे परेशान हो चुकी थी। उससे दूरी भी बनानी चाहिए पर उसे समझ ही नहीं आया। अगर उसके साथ स्कूल नहीं जाती तो वो मेरा पीछा करता। जब देखो तब मेरे घर आ जाता। अगर उससे बात न करूं तो बैठ के मुझे घंटों घूरता रहता। मैंने मॉम से कहा उसे ना आने दे, पर उन्हें वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त लगता था। एक बार हाई स्कूल में मैं चुपके से लेट नाइट पार्टी में जा रही थी, पर अपनी मॉम से ज्यादा ये बात मैं टॉम से छुपाना चाहती थी। शुक्र है कि वो मुझे रात में नहीं मिला और मैं मजे करने को तैयार थी, पर जिस लड़के को डांस के लिए पूछती वो मना कर देता। ओके, क्या कोई मुझे बता सकता है कि चल क्या रहा है? मैं सुंदर हूँ, कूल हूँ, तो फिर कोई मेरे साथ डांस क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसने साइड में मुंह घुमाया और मैंने देखा कि टॉम वहाँ बैठकर सब देख रहा है। टॉम, तुम मेरा पीछा कर रहे हो और सबको बोलना बंद करो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इतनी रात को तुम्हारा अकेले घूमना सेफ नहीं है, इसीलिए मैंने पीछा किया। और मैंने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। हाँ? तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, याद है ना? तब हम 9 साल के थे। सुनो, ना तो हम डेट कर रहे हैं ना हमारी मंगनी हुई है। तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए मुझे तो तुम मुझसे दूर रहो। इस बकवास को बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था मुझे। पर सच कहूँ तो टॉम से थोड़ा डरती थी, पर अब मुझे उसके दिमाग में ये बात घुसानी होगी कि मैं उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ। तो अगले दिन मैंने स्कूल के सबसे ताकतवर लड़के को डेट के लिए पूछा। सब अच्छा चल रहा था, पर तीसरे ही दिन मेरा बॉयफ्रेंड गायब हो गया। उसने फोन पर मुझसे ब्रेकअप किया और स्कूल भी नहीं आया। और फिर मैंने सुना उसने शहर छोड़ दिया। अब तो मैं ऑफिशियली अछूती हो गई थी। हालांकि मुझे टॉम पर गुस्सा बहुत था, मुझे उसकी परवाह भी थी। उसे मदद की वाकई जरूरत थी। सुनो टॉम, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें बहुत जरूरत है थेरेपी की। लगता है तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो। नहीं, मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ। क्या प्यार में होना तुमको पागलपन लगता है? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है। पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। तो मैं क्या करती? किस्मत से मॉम ने राहत भरी न्यूज दी। सोफी, हमें इनवाइट किया गया है एक सुंदर से बीच हाउस में वेकेशन करने के लिए जो मेरे दोस्त के बेटे का है। क्यों ना हम वहाँ चलें? अच्छा ब्रेक मिलेगा। मैं खुशी से मान गई। विला का मालिक पियर मुझसे उम्र में 5 से साल ही बड़ा था। अपने पापा का बिजनेस उसने संभाला और करोड़पति बन चुका था। हमें देखते ही उसने एक बड़ी सी मुस्कान दी और उसकी नजरें मुझ पर गड़ गईं। मैं भी शर्मा गई। पियर बहुत ही अच्छा था। हमने पूरा दिन साथ बिताया, उसकी इस अमेजिंग जगह को एंजॉय करते हुए। उसने बताया कि 1 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसे एमनीशिया हो गया। मुझे अपने पेरेंट्स का नाम भी याद नहीं था। मैं खो गया था और उसके बाद तो मैं... उसकी बातें सुनते हुए मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी। एमनीशिया, हाँ, ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा टॉम से छुटकारा पाने का। वेल, मुझे खुशी है कि अब तुम ठीक हो। वैसे सोचा जाए तो अच्छा है कि बुरी यादें याद नहीं तुम्हें। विश्वास करो, इसमें कुछ ठीक नहीं है और सही होने में भी टाइम लगता है। शायद एमनीशिया का नाटक करना ठीक नहीं था, पर यही रास्ता था चैन से जीने का। तो अगले दिन मैं गिरने की जगह ढूंढ रही थी ताकि बोल सकूं एमनीशिया हो गया है, कि मौका खुद ही मिल गया जब पियर ने घुड़सवारी करने के लिए बुलाया। मैंने सबसे जंगली घोड़ा चुना, नाम था टेरर।
हमने समंदर किनारे घुड़सवारी की खूबसूरत से सनसेट को देखते हुए। जानती थी कि लौटने का टाइम हो रहा है तो मुझे जल्दी गिरना होगा। सालों से घुड़सवारी नहीं की मैंने। मुझे याद है मैं एक बार तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे पास सफेद घोड़ा था। मेरा मोमो, हाँ मेरे पेरेंट्स को उसे बेचना पड़ा। बुरा हुआ, वो तुम्हें बहुत पसंद था ना। मैं कोशिश कर रही थी कि घोड़े को गुस्सा आए, पर ये मेरी सुन ही नहीं रहा था। कभी कभी लगता है कि वो जिंदगी बस एक सपना थी। पर इस सपने में तुम लौट सकती हो अगर तुम चाहो तो। क्या? और तभी घोड़ा कूदा, रस्सी मेरे हाथ से छूटी और मैं नीचे गिर गई। मुझे चक्कर आने लगे। पियर का चिंतित चेहरा देखते हुए मेरी आंखें बंद हो गई। जब आंखें वापस खुली तो देखा मैं हॉस्पिटल बेड पर पड़ी हुई हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे पता नहीं क्या हुआ था। मैं कहाँ हूँ? मुमू कहाँ है? हाँ, मैंने दिखावा किया कि 6 साल की उम्र के बाद से मुझे कुछ याद नहीं। न गरीबी याद है, न डैड का जाना, न बचपन के दोस्त और न ही टॉम। मेरा गिरना एक एक्सीडेंट था, पर पियर खुद को दोष दे रहा था मुझे वो जंगली घोड़ा देने के लिए। उसने हमें अपने विला में रहने को कहा था कि मुझे ठीक होने का टाइम मिले। मॉम और मैं ये सुनकर बड़े खुश हुए। एमनीशिया का नाटक करते हुए शुरू में मैंने बच्चों जैसी हरकत की जो काफी फनी था। बड़ी सारी सिली चीजें की, जैसे गार्डन में छुपकर पियर को मुझे ढूंढने के लिए कहना, फिर कूदकर उसे डरा देना। मैंने उसकी शक्ल पर मूंछ भी बना दी। पियर ने ठान ली थी मेरी याददाश्त वापस लाने की। वो मुझे बड़ी सारी मेंटल एक्सरसाइज कराता और मेरा बहुत ध्यान भी रखता। अपने कुक से मेरा फेवरेट खाना बनवाता, प्राइवेट सिनेमा में मूवी भी दिखाता और मॉल में जो चाहूँ वो दिलवाता। मैं भी उसे जानने लगी थी। उसकी आंखें चमक उठती जब वो बताता कि कैसे उसकी कंपनी बच्चों के लिए स्कूल बना रही है अफ्रीका में, जहाँ वो अक्सर जाता है। पियर टॉम से बिल्कुल अलग था। वो काइंड था, प्यारा था। उसके साथ मैं सेफ महसूस करती और जानती थी कि मुझे उससे प्यार हो रहा था, पर अपने अमनीशिया के झूठ का गिल्ट मुझे अंदर से खाए जा रहा था। एक दिन तो उसे सच बताना होगा, पर क्या वो मुझे माफ करेगा? कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक तो हूँ, पर याददाश्त वापस आने में टाइम लगेगा। पहले ही स्कूल से काफी छुट्टी हो गई थी तो मॉम और मैं वापस आ गए। पियर को बिजनेस के लिए विदेश जाना था, पर कहा कि जल्द आकर मिलेगा। जब हम घर पहुँचे तो टॉम दरवाजे पर आ गया 5 ही मिनट में। कहाँ थी तुम और मुझे बिना बताए कैसे चली गई और मुझे कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तुम्हें यकीन है तुम सही घर में हो? कौन हो तुम? हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो सोफी? मॉम ने उसे मेरे अमनीशिया के बारे में बताया। टॉम पहले हैरान हुआ, फिर गुस्सा होकर इस पर यकीन करने से मना कर दिया, पर उन्होंने कहा कि मुझे परेशान ना करे और निकल जाए घर से। अगले दिन स्कूल में सबको मेरे अमनीशिया के बारे में पता चला और मुझसे स्टूपिड सवाल किए गए, जैसे क्या मुझे पढ़ना लिखना याद है। टॉम मेरा पीछा करता रहता पर मुझसे कुछ नहीं कहता। पर उस दोपहर जब मैं स्कूल से निकली तो वो मेरे सामने आया। बहुत हुई है बकवास सोफी, मुझे तुम्हारे नाटक पर विश्वास नहीं। देखो, मुझे दुख है अगर तुम मेरे करीबी दोस्त थे, पर मुझे तुम सच में याद नहीं। आई एम सॉरी। मुझे कैसे भूल सकती हो? हम 9 साल के थे जब से तुम्हें चाहता हूँ, तब से हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो भला? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं तुम्हें हमारी सारी यादों को याद दिलाकर रहूंगा। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मैं डरने लगी। अकेला छोड़ दो मुझे, जाने दो, हेल्प प्लीज, कोई मेरी मदद करो। ये सब देख कुछ लोगों ने पुलिस बुला ली और टॉम को पुलिस ने एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया। मेरा प्लान काम कर रहा था, पर मुझे राहत और गिल्टी दोनों था। जानती थी कुछ ज्यादा हो गया है, पर और कोई चारा भी नहीं था। उसके बाद टॉम ने दूरी बनाए रखी, पर उसकी नजरों को खुद पर अभी भी महसूस करती थी। मेरी इकलौती उम्मीद थी ग्रेजुएट होकर इस जगह और टॉम को पीछे छोड़ देना हमेशा के लिए। हफ्ते बीत गए और मैं पियर को काफी मिस करने लगी थी। मैंने कई बार उसे मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया। शायद वो बहुत बिजी होगा या शायद मैंने ही कुछ गलत समझा और वो मेरे बारे में वैसा ना सोचता हो। मैं अपना ध्यान बटाना चाहती थी और कुछ दोस्तों के साथ वॉलंटियर बन गई। नाइस कार्निवल पर एक बड़ा म्यूजिक इवेंट जो चैरिटी के लिए पैसा जोड़ता है। जैसे ही हमने स्टेज पर साउंड सिस्टम लगाया, अनाउंसर माइक पर आ गए। परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी सब स्वागत करें हमारे जनरस स्पॉन्सर्स का, जिनकी वजह से ये इवेंट मुमकिन हुआ और जिन्होंने 10 मिलियन दान दिए, मिस्टर पियर और उनकी प्यारी मंगेतर बेथ। मेरा दिल बैठ गया जब मैंने पियर को एक खूबसूरत लड़की के साथ स्टेज पर आते देखा। वो कुछ कह रहा था और मैं उसे देखती रह गई। एक गर्लफ्रेंड भी नहीं, सीधा मंगेतर। तभी हमारी नजरें मिली और ये एहसास मुझे चुभा कि मैं पियर से कितना प्यार करती हूँ। मैं तुरंत वहाँ से भाग गई। जब दूर पहुँची तो बस एक जगह बैठकर रोने लगी। मैं क्यों पियर से गुस्सा थी? झूठ तो मैंने बोला और उसने कभी नहीं कहा वो मुझे प्यार करता है, पर फिर भी दुख तो हुआ था। सोफी, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? हाँ टॉम। स्टेज पर वो लड़का, तुम उसे देख रही थी, तुम उससे प्यार करती हो ना? अचानक मैं रोने लगी और उसे सब बता दिया कि कैसे उससे डरती थी और एनमीशिया का नाटक किया। टॉम, मैंने तुम्हें पागल नहीं कहा, पर तुम्हारा बर्ताव सही नहीं था और उससे मुझे घुटन हो रही थी।
जानता हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं जब से तुमसे मिला हूँ तुमसे प्यार करता हूँ। पर किसी की परवाह करने का मतलब ये नहीं कि उसको परेशान करो, और तुम किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस ऑब्सेशन को सालों तक पाल कर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। जानता हूँ तुम सही हो, मगर पता नहीं मैं क्या करूँ। यही मेरी फीलिंग्स है सोफ। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें थेरेपी जाना चाहिए टॉम। तुम्हें खुश होने का पूरा हक है, पर इसके लिए किसी और को दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें सीखना होगा कि आगे कैसे बढ़े। टॉम ने वादा किया कि वो थेरेपी पर जाएगा और शायद हम किसी दिन फिर दोस्त बन जाएं। पियर मुझे लगातार कॉल और टेक्स्ट कर रहा था, पर मैंने जवाब नहीं दिया। पर एक दिन एक अजीब सी आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। एक हेलीकॉप्टर हमारे घर के पीछे लैंड हो रहा था और उसमें से पियर निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पियर? अपने प्यार के लिए लड़ रहा हूँ और वो तुम हो, अगर समझ ना आया हो तो। बड़े अजीब शब्द हैं उसके लिए जिसकी एक मंगेतर हो। प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दो। पियर ने फिर मुझे बताया कि उसके डैड ने शर्त रखी थी कि पहले शादी के लिए लड़की ढूंढे, तभी फैमिली बिजनेस मिलेगा। तो अपने डैड के लिए पियर ने एक लड़की को प्रपोज किया जिससे वो प्यार नहीं करता था, पर शादी की तारीख तय करने का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, तो वो फैमिली विला पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने आया था। तब मैं तुमसे मिला सोफी और सब बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब तुम गई तो मैंने अपनी एक्स फियांसे के साथ ब्रेकअप कर लिया। नाइस कार्निवल में एक कपल की तरह जाने का प्लान पहले से था, इसीलिए हम उस दिन साथ थे। जानता हूँ मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, लेकिन तुम्हें खोने से डरता हूँ। सब खत्म होने पे तुम्हें बताना चाहता था मैं। पियर पता नहीं क्या कहूँ। कहो तुमने मुझे माफ कर दिया और सब कुछ ठीक करने का मौका दो मुझे। उसके पहले मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ, और शायद इसके बाद तुम मुझसे बात न करना चाहो। मैंने उसे टॉम और अपने नकली एमनीशिया के बारे में सच बता दिया। सब बुरा ये है कि मैं जानती हूँ एमनीशिया से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, और उसका नाटक करना बिल्कुल सही नहीं था। मुझे माफ कर दो पियर। क्या अब भी वो तुम्हारा पीछा करता है? नहीं, अब ठीक है, वो थेरेपी पर जाएगा। और रुको, तुम हंस क्यों रहे हो? यकीन नहीं होता कि तुमने हफ्तों तक एक नाटक किया। तुम्हें तो एक एक्ट्रेस होना चाहिए था। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे, और जब फाइनली हंसी रुकी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे किस किया।